तरारी विधानसभा में फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन तरारी का मिजाज क्या रहा है और यहाँ पर क्या हमेशा से कमल खिलता रहा है या फिर यहाँ पर कोई उलटफेर होता रहा है? यहाँ की जनता क्या सबको बारी बारी मौका देती है या फिर यहाँ पर लाल सलाम भी कहती रही है? तो तरारी को हम जानेंगे, तरारी में किस तरह का मुकाबला है। रंजन जी, अगर तरारी को आप देखते हैं तो तरारी के रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? देखिए, तरारी विधानसभा सीट का गठन नए परिसीमन के अनुसार हुआ है जो 2008-9 में हुआ और तरारी में जो है 2010 में पहला चुनाव हुआ। तरारी इससे पहले पीरो विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जब पहला चुनाव 1951 में हुआ था तब तरारी पीरो विधानसभा क्षेत्र का नाम था, लेकिन 1957 से पीरो विधानसभा के नाम से ही चुनाव हुआ करता था। लेकिन नए परिसीमन के बाद इस विधानसभा सीट का नाम बदलकर तरारी कर दिया गया और अब तरारी के नाम से ही चुनाव होता है। तरारी में अब तक कुल 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें कि एक बाई इलेक्शन भी है और इसमें आपको अब तक भाकपा माले सबसे सफल पार्टी है, उसको 2 बार जीत मिली है, जेडीयू 1 बार और बीजेपी को भी 1 बार यहाँ पर कामयाबी मिली है। जब आप तरारी में देखिएगा, और जैसा आपने शुरुआत में एक बात कही कि यहाँ लेफ्ट का एक प्रभाव रहा है, तो लेफ्ट का एक प्रभाव है, राइट का एक प्रभाव है और एक आपको महागठबंधन पहले हुआ करता था। इस वाले महागठबंधन से पहले जब लेफ्ट अब उसमें शामिल हुआ है, तो जब लेफ्ट उसमें शामिल नहीं था तो एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिला करता था। सिर्फ अगर आप बाई इलेक्शन को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ ही दिखा है। यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी बहुत जटिल है और एक रणनीति के तहत ही आपको उसको साधने की जरूरत होगी। वैसे आपको बता दूं कि ये जो तरारी विधानसभा का क्षेत्र है, जो यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसके जरिए हम इस विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है उसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि उस बाई इलेक्शन में जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी दिया था और इस बार भी जनसुराज पूरा दमखम लगाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। तो इसीलिए आप उस आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि जनता किस तरह से सोच रही है। वैसे हम 2010 से यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप देखिएगा तरारी विधानसभा में तो एक परिवार का भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। दरअसल एक व्यक्ति का भी प्रभाव आप कह सकते हैं। वो व्यक्ति सुनील पांडे हैं, उनको नरेंद्र पांडे उनका नाम है, सुनील पांडे के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उस परिवार का भी यहाँ पर जो है एक दबदबा जो है वो देखने को मिला है। जब पीरो विधानसभा था तो सुनील पांडे वहाँ से 3 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे, 2000 और फिर 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो 2 चुनाव हुए थे तब। लेकिन जब तरारी विधानसभा सीट का गठन हुआ तो 2010 में सुनील पांडे एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे जेडीयू के टिकट पर और उनके सामने आरजेडी ने प्रत्याशी दिया था आदिब रिजवी को और सीपीआई-एमएल से जो है कामता प्रसाद सिंह जो हैं वो प्रत्याशी थे। तो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी यहाँ पर और तब जो है नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे को 48,413 वोट आए थे, 37.89%। जो आरजेडी के प्रत्याशी थे आदिब रिजवी, उनको 34,093 वोट आए, 26.68%। और भाकपा माले के प्रत्याशी कामता प्रसाद सिंह को आए 30,111 वोट, मतलब 23.57% वोट। तो एक कंप्लीटली ट्रायंगुलर फाइट था जहां सभी ने अपने अपने हिस्से के वोट निकाले। तो सबसे बड़ा हिस्सा मिला सुनील पांडे को 37.89% वोट का और यही वजह है कि वो 14,320 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके नियरेस्ट राइवल रहे आरजेडी के आदिब रिजवी। फिर 2015 आता है, परिस्थितियां तब बदल गई थी। नीतीश कुमार
जो है वो आरजेडी और कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था अपनी पार्टी के साथ, उसमें शामिल होते हैं। और ये सीट जो है तब यहाँ पर आप देखिएगा कि कांग्रेस को दी जाती है लड़ने के लिए, और इन सब के बीच जो है जो सुनील पांडे हैं वो एलजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे यहाँ से चुनावी मैदान में एलजेपी के टिकट पर एनडीए की तरफ से उतरती हैं। चूंकि ये सीट कांग्रेस को गई थी तो अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए, और इधर भाकपा माले ने भी अपना प्रत्याशी बदल लिया, सुदामा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा उन्होंने। सुदामा प्रसाद जो अभी आरा लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, और इस ट्रायंगुलर फाइट में गीता पांडे जो कि सुनील पांडे की पत्नी हैं, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, 43,778 वोट लेकर आई, 28.62%। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को आए 40,957 वोट, मतलब 26.77% वोट, और सुदामा प्रसाद को आए 44,050 वोट, मतलब 28.79% वोट। तो कहने का मतलब 0.17% वोट सुदामा प्रसाद को ज्यादा आया, और तरारी में 3 तारा चमक गया। मतलब भाकपा माले की जीत हुई कितने वोटों से? सिर्फ 272 वोटों से यहां पर भाकपा माले के सुदामा प्रसाद चुनाव जीतते हैं। फिर 2020 आता है तो परिस्थितियां बदल चुकी थी और जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया था। लेकिन जो एक बड़ा चेंज हुआ था, जो इस क्षेत्र के लिए, जो भोजपुर शाहाबाद का इलाका है, वहां बहुत इंपैक्टफुल है कि आरजेडी और भाकपा माले का गठबंधन इसमें हो गया। चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ लेफ्ट की सारी पार्टियां आ गई थी, तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो शाहाबाद इलाके में बना। और इसीलिए आप देखिएगा कि 2020 में शाहाबाद में जो एनडीए का प्रदर्शन है वो उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं रहा था। सुदामा प्रसाद यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनको 75,945 वोट आते हैं, मतलब 43.53% वोट। एनडीए की तरफ से बीजेपी चुनावी मैदान में थी और उसने कौशल कुमार विद्यार्थी को टिकट दिया था, जो सिर्फ 13,833 वोट ही ला सके, 8.14%। तो एनडीए के वोट गए किधर? एनडीए के वोट गए सुनील पांडे की तरफ, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। हालांकि आप देखिए तो वो एलजेपी में थे, लेकिन चूंकि जहां जहां बीजेपी लड़ रहा था उसमें से अधिकांश सीटों पर 2020 में एलजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, चिराग पासवान ने कैंडिडेट नहीं दिया था। तो जब यहां पर एलजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया तो सुनील पांडे यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उनको 37.05% वोट, मतलब 62,930 वोट आ गए। तो यहां पर सुदामा प्रसाद की जीत 11,015 वोटों की हो गई। और इंटरेस्टिंग यह था कि बीजेपी प्रत्याशी को आए थे 13,833। तो अगर वो वोट एक तरफ शिफ्ट होता तो परिणाम बदल सकता था। खैर, तब तक क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव आया, सुदामा प्रसाद सांसद चुने गए, तो बाई इलेक्शन हुआ। अब बाई इलेक्शन में राजू यादव भाकपा माले के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी को भी चीजें समझ में आ गई थी, और तो उन्होंने सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। इन सब के बीच जनसुराज की तरफ से किरण सिंह, राजपूत जाति से आती हैं, वो चुनावी मैदान में उतरी। तो राजू यादव थे, विशाल प्रशांत भूमिहार जाति से, और किरण सिंह जो हैं वो आपको राजपूत जाति से चुनावी मैदान में उतरती हैं। हालांकि अगर आप देखिए तो जब किरण सिंह को टिकट दिया गया तो उससे पहले जनरल एसके सिंह के लिए टिकट की घोषणा जनसुराज ने की थी, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के लिए रिटायर्ड। लेकिन फिर वो किसी कारणवश जब चुनाव नहीं लड़ सके तो किरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन दिखता क्या है कि
क्योंकि किरण सिंह उतना डेंट जो है वो राजपूत जाति के वोटों में मार नहीं सकी। उनको सिर्फ 3.5% के आसपास ही वोट आया, 3.48%। राजू यादव को आए 68,143 वोट, 42.14% वोट। और विशाल प्रशांत के वोट जो हैं वो हो गए 78,755 वोट, मतलब 48.70% वोट। तो वो 10,612 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं और तरारी में पहली बार कमल खिलता है। तो अब सवाल है कि 2025 में क्या? तो देखिए, जो चूंकि सिटिंग एमएलए हैं विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के बेटे हैं, दूसरा कारण है कि टिकट उन्हीं को जाएगा। तीसरा कारण यह है कि अभी तो उनको 1 साल का ही वक्त मिला है, तो आप उनको बहुत जज नहीं कर सकते। तो टिकट बीजेपी की तरफ से विशाल प्रशांत को ही जाएगा। जहां तक भाकपा माले का सवाल है, वो भी प्रत्याशी बदलने में इतनी जल्दी शायद विश्वास न करे, तो राजू यादव वो प्रयास भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो वो भाकपा माले से प्रत्याशी होंगे। देखना है जनसुराज एक बार फिर से किरण सिंह को ही उतारता है या कोई दूसरा प्रत्याशी लाता है। हालांकि किरण सिंह जनसंपर्क करते हुए दिख रही हैं। अब अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए और समझिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोट 18.32% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.6% हैं, यादव वोटर्स 10 से 11% हैं, तो जो एमवाई है वो 20.5 से 21.5% है। तो ये तो कंफर्म है कि आरजेडी यहाँ इस सीट के लिए दावा नहीं करने जा रहा है, वो भाकपा माले को ही ये सीट लड़ने के लिए देगा। जो राजपूत हैं वो 6 से 6.5% हैं, भूमिहार यहाँ 19 से 21% हैं, तो उनकी बहुलता है। ब्राह्मण भी 8.5 से 9.5% हैं। तो जो सामान्य जाति के वोट हैं तरारी में वो आपको 32-34% के आसपास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कुशवाहा और कुर्मी वोट अगर आप देखिए तो वो भी 5.5 से 6.5% के आसपास हैं, जिनको की माना जाता है कि लवकुश वोट नीतीश कुमार को वोट करते हैं। वैश्य यहाँ पर 10.5 से 11.5% है। तो जो जातियाँ एनडीए को वोट करती हैं उनका आंकड़ा 50% के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन एक चीज दिखती है कि जब भाकपा माले से आपका मुकाबला होता है तो जो एससी वोटर्स आप देख रहे हैं और जो अदर ओबीसी ईबीसी 10 से 11% है, तो ये जो 28 से 29% का वोट है, इसमें से बड़ा चंक जो है वो भाकपा माले की तरफ शिफ्ट होता है। और सुदामा प्रसाद 2 बार जब चुनाव जीते थे तो एक चीज जो उनके फेवर में जाती थी कि सुदामा प्रसाद वैश्य जाति से आते थे, तो वो वैश्य जाति के वोटों में डेंट मारते थे और उसका कुछ हिस्सा उनको मिलता था कम से कम अपनी जाति के। तो वो वोट जब उनकी तरफ शिफ्ट होते थे तो उनको एक एज मिल जाता था इस कांटे की लड़ाई में। जब आप राजू यादव को प्रत्याशी बनाते हैं तो वो डेंट वैश्य वोटों में नहीं लगता, न भूमिहार वोटों में लगता है, तो एनडीए के जो कोर वोटर्स हैं उनमें वो डेंट नहीं लगता। लोकसभा चुनाव में तो सुदामा प्रसाद को यहां 47.74% वोट आए थे, क्योंकि तब कुशवाहा वोटर्स में भी डेंट लगा था, जो पवन सिंह वाला और उपेंद्र कुशवाहा का जो एपिसोड था उस वजह से। तो परिस्थितियां अब बदली हैं। ऐसे में महागठबंधन क्या सोचकर यहां प्रत्याशी देता है या फिर राजू यादव ही चुनावी मैदान में उतरते, क्योंकि भाकपा माले का एक आप देखिएगा तो ये जब आरजेडी से गठबंधन है तो 42 से 44% का उनका वोट स्थिर है। उस वोट में कोई बहुत फर्क नहीं आया। सुदामा प्रसाद को अगर 43.5% वोट आए थे तो राजू यादव को भी 42.25% आए हैं, तो 1.25% का ही फर्क दिखा है। तो तरारी में एक कांटे का मुकाबला और देखना होगा कि कौन बेहतर ढंग से समीकरण का इस्तेमाल अपने लिए करता है। जिसने समीकरण का अपने लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तरारी में उसी की जीत होगी।
तो ये तरारी का मुकाबला है और तरारी में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। हालांकि इंडिया ब्लॉक से सीट किसे मिलेगी ये फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।